सारे लोग आ गए। आज अपना हिस्ट्री में लास्ट टॉपिक दिया गया है अपने को पढ़ने के लिए, लिटरेचर और आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट पीरियड। कुल मिलाकर जितने राजा महाराजाओं के जो भी रेंज देखे, जो राज देखा, उनमें आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर कुछ थोड़े थोड़े कोई विशेष है, वो सारे के सारे कलिमिनेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या आएगा, वो साइंस की भी बात मिल जाएगी, रिलीजन की भी बात मिल गई, एपिक्स की बात मिल गई, कल्चर मिल गई। डिटेल में अपने पढ़ा हुआ, लेकिन ये एक समरी के रूप में आज देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है ये स्टोरीज अबाउट द पास्ट रिलीजन एंड कल्चर। पीछे जो रिलीजन और कल्चर रहा है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंडिया का जो इंडिया के जो एपिक्स हैं, रामायण महाभारत, उसकी कितनी मान्यता है अपने इंडिया के अंदर। तो साउथ में भी इसी प्रकार का एक एपिक तमिलनाडु में, वो यूं समझिए कि माँ बाप है, उस एपिक का नाम है शिलापट्टिकरम। शिलापट्टिकरम ये जो है शिलापट्टिकरम बड़ा एपिक है तमिलनाडु भाषा में। इसको लिखा है लांगो ने। लांगो ने लिखा है। डिस्टर्ब मत करो बेटे, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। क्लास से बाहर जाइए। हाँ जाइए। तांगो बेसिकली जो राइटर जो थे, जैसे महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने। तो इस शिलापट्टिकरम को लांगो ने लिखा। जो केरल में जो चेरा राजा हुए थे चेरा राजा, उनमें ये प्रिंस था, राजकुमार था, और जैन धर्म का अनुयायी था लांगो। उसने शिलापट्टिकरम लिखा और तमिल भाषा में लिखा था। तो इतना प्रसिद्ध हुआ, जिस प्रकार से महाभारत और रामायण है उसी प्रकार से। इसी पीरियड के अंदर क्या है कि हर्षचरित किसने लिखा, हर्षवर्धन के टाइम था ना बाण, अभी तो पढ़ा था अपने पीछे हर्षचरित्र। इसकी क्या विशेषता है जो यहाँ लिखना पड़ा हर्षचरित्र बुक को? इसलिए लिखना पड़ा कि ये संस्कृत में लिखी हुई इतिहास की पहली बुक है, जिसमें घटनाओं का ब्यौरा मिलता है। जातक, सारी जो प्राचीन जो भी बातें हैं, अपने जातक कथाओं के माध्यम से जाना, यहाँ के सोसाइटी, समाज, किस प्रकार का क्या होता था समाज के अंदर। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र लिखा हुआ एक बहुत बड़ी बुक है। उसमें उस जमाने की जो नीतियाँ थी, मोरल्स थे, इथिक्स थे, जो गाइडेंस थे, जो राज थे कंटेम्प्रेरी, तो उन बातों को पक्षियों के माध्यम से बुलवा कर ये कबूतर बोल रहा है, मोर बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो इसमें इस तरह की कहानियाँ लिखी गई हैं। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है। अब आइए आप रिलीजन में। जो सनातनी धर्म है रिलीजन में, इसमें तो खूब है, उपनिषद है, पुराण हैं, 18 पुराण हैं। पुराण क्या है कि बेसिकली एक हिस्ट्री के ही क्या कहें लिटरेचर है पुराण। उस समय के राजा महाराजा वगैरह का क्या किस प्रकार से अपना शासन
प्रशासन और जनता के बीच में उनके क्या संबंध थे और थे, पुण्य पाप कर्म के माध्यम से समझाया गया है पुराण्स में, जो 18 पुराण्स हैं रिलीजन में। महापुराण भी है, महापुराण भी है भाई। महापुराण में क्या है, साइंस की बातें हैं। तो सूर्य है, सोलर सिस्टम है, इस धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन गॉड गॉडेस थे, इस प्रकार से साइंस से मिलाकर लिखा गया है। अब 9 ग्रह लिखे हैं, उसके अंदर 9 ग्रह। तो आज भी क्या है कि वही 9 ग्रह, 7 + 2 राहु और केतु, 9 ग्रह। और इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है जो महापुराण में लिखा हुआ है। ये जो ग्रह है, जो बृहस्पति है, ये ज्ञान का ग्रह है, महापुराण में लिखा हुआ है। तो और ये लाइफ सेविंग प्लैनेट है, आपने पढ़ा था ज्योतिष में, महापुराणों में। तो इस प्रकार से ये बातें, उनके कैरेक्टर्स जो है वो बिल्कुल सेम मिलते हैं महापुराण में। और ये खास बात ये है कि ये सिंपल संस्कृत में है, जन भाषा में जो इंटर कन्वर्सेशन की जो भाषा होती थी, संस्कृत होती थी, उसमें सिंपल संस्कृत में लिखा है। पाणिनि ने जो सिंपल संस्कृत की व्याकरण दी थी, उसमें लिखे हैं। अपने यहाँ ग्रेट एपिक्स भी हुए। ग्रेट एपिक्स भाई, रामायण है वाल्मीकि जी की लिखी हुई, वेद व्यास जी का महाभारत है, गीता है। तो ये एपिक की श्रेणी में आते हैं, ये महाकाव्य है, इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। साइंस के अंदर जो है, साइंस बोलते ही आपको क्या है, आर्यभट्ट का नाम याद आएगा। ऐसा क्या आर्यभट्ट ने खोज किया था उस जमाने में। फिर तो 6ठी आर्यभट्ट विक्रमादित्य के टाइम में, यूं समझिए कि उसने साइंस की कितनी बड़ी खोज की। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब तो साइंटिस्ट बता रहे हैं वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, और इस घूमने के कारण जो इस एक्सिस पर जो स्पिन कर रही है, इसके कारण क्या है कि डे और नाइट होते हैं। तो ये बात आर्यभट्ट ने कितने समय पहले एंशिएंट पीरियड में ये बता दी थी। ये किस किताब में लिखा हुआ, आर्यभट्ट की जो किताब लिखी हुई आर्यभट्टिकम, इसी किताब को सूर्य सिद्धांतिका भी कहते हैं। अब पूछ लेगा सूर्य सिद्धांतिका किसकी लिखी हुई है। एक बुक आती है पंच सिद्धांतिका, ये तो आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य और पृथ्वी के बारे में बताया गया। एक है पंच सिद्धांतिका, ये किसने लिखी, इसमें क्या है कि ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, ये वराहमिहिर ने लिखी थी। वराहमिहिर भी एक साइंटिस्ट था आर्यभट्ट की तरह से। मेडिसिन में देखिए आप, जो आयुर्वेद आज जो चल रहा है, वो आयुर्वेद चरक को सुश्रुत का दिया हुआ है। चरक जो फिजिशियन था, शरीर विज्ञानी था, चरक ने एक बुक लिखी चरक संहिता। उसमें सारे रोगों का कारण, रोग निदान वगैरह वगैरह सब लिखा है। और वही यार आज आयुर्वेद में चल रहा है, चरक संहिता। सुश्रुत ने जो खराब ऑर्गन थे बॉडी के, उनको कैसे सर्जरी की जाती, कैसे हटाया जाता है, और हर अंग जो खराब हो गया उसको हटाने के लिए अलग अलग ऑपरेटस, अलग अलग छुरी,
कैंची, चाकू, कितनी साइज का, कौन सी ज़रूरत है, ये उसके चित्र बना के उसने सुश्रुत ने उसमें ब्यौरा दिया है। सुश्रुत सर्जरी की जो बुक लिखी थी उसके। तो अब आइए, आप साइंस के बारे में हो गया, आर्ट और ये आर्किटेक्चर के बारे में, और ये बीच में साइंस घुसड़ गई है, मेटोलॉजी, मतलब धातु विज्ञान। ऐसी धातु तैयार की जिसके जंग नहीं लगता। आजकल जैसे करते हैं ना गैल्वेनाइजेशन, लोहे के जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे उसके जंग नहीं लगता, लेकिन 3-4 साल बाद लग जाता है। कोई माकूल, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो सालों साल तक उसके जंग ना लगे, लोहे के जंग ना लगे। लेकिन उस समय विक्रमादित्य के समय, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय, ऐसा धातु विज्ञान, ऐसा मेटोलॉजी से धातु बनाई थी जो दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में मेहरौली जगह है, जब आप घूमने जाओ तो देखना, कुतुब मीनार के पास साइड में है, वो एक लाट है लोहे की जो 42 सेंटीमीटर डायमीटर में है। 42 सेंटीमीटर डायमीटर में उसका 3 टन वजन है। 3 टन का मतलब होता है कि एक क्विंटल की 30 बोरी गन्नी बैग्स भरे हुए। 3 टन धातु का वजन है और 7.2 मीटर ऊंची, लेकिन आज तक उसकी जंग नहीं लगा है, खराब नहीं है, उस लोहे के जंग नहीं लगा है। तो धातु विज्ञान भी कितना पहुंचा हुआ था उस समय, आप अंदाजा लगा सकते हो। उस मेहरौली वाली लाट का वर्णन दे सकते हो आप, पिलर का, आयरन पिलर जो है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है चंद्र। शायद वो चंद्रगुप्त सेकंड लिखना चाहता था पूरा, लेकिन सिर्फ चंद्र लिखा उसके ऊपर, उस लाट के ऊपर, उस पिलर के ऊपर। आर्किटेक्चर में क्या है कि बौद्धों के जो मोनेस्ट्रीज हैं, गुफाओं के अंदर पहाड़ों को खोद खोद के केव्स बनाना, उनमें बौद्धों के स्तूप, डोम, बौद्धों के चैत्य, जो प्रार्थना, जहाँ एक साथ बैठ के कोरस किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, ध्यान धारणा की जाती है, हॉल बड़े बड़े हाल पिलर्स के, उसको चैत्य कहते थे, वो चैत्य बना है। विहार यानी मोनेस्ट्री, जहाँ ये रेजिडेंस करते थे बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु। इधर क्या है कि सनातन धर्म में मंदिरों का बहुत सारे किंग्स ने निर्माण करवाया था। साउथ में तो भरे पड़े हैं मंदिर। ये जो मोमडन शासक थे औरंगजेब जैसे, उनसे वो मंदिर टूटे ही नहीं, मंदिर तो गिरे ही नहीं, उनसे पार ही नहीं पड़ी, इतनी बड़ी फौज थी फिर भी। तो वो कहता ना कि जला भुना गुस्से में सिर्फ मूर्तियों को नष्ट करते रहे, तो उसका कोई नाक तोड़ दिया, किसी का कान तोड़ दिया, इस तरह की ये क्या है छोटी हरकतें ये की, मंदिर टूटे नहीं उनसे। साउथ के इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर में एक विशेष आर्किटेक्चर मंदिर बनाए गए। तो उसमें एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह मतलब सेंक्टम सेंटोरियम, जहाँ मूर्ति होती है, एक छोटा सा स्थान होता है जैसे उसमें मूर्ति रहती है अंदर मंदिर की, उसको सेंक्टम सेंटोरियम भी कहते हैं, और हिंदी में इसको गर्भगृह भी कहते हैं। और उसके ऊपर जो इस तरह से जो ऊपर एक फ्लैग लगा होता है, शिखर, वो शिखर का भी आर्किटेक्चर अलग अलग हिसाब से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग राजाओं के टाइम में शिखर का भी आर्किटेक्चर अलग रहा है। और मंडप उस सेंक्टम सेंटोरियम के सामने जो है
बैठकर हाल के अंदर जो प्रार्थना या ध्यान वगैरह जो आरती वगैरह करते थे उसको मंडप बोलते हैं। तो मंदिरों का भी एक आर्किटेक्चर अलग से विकसित हुआ। बौद्धों के चैत्य, स्तूप, विहार ये तो बने ही, मंदिरों का भी आर्किटेक्चर अलग हुआ। पेंटिंग्स स्टोन एज में खूब पड़ी है पेंटिंग्स। गुफा के अंदर जो आदि मानव रहता था वो सजावट करता था शिकार के, एनिमल्स के, और आदमी शिकार करता हुआ लाल, नीला, सफ़ेद कलर, मिट्टी के कलर। इन पेंटिंग्स को मुराल्स कहा गया है। क्या बोला गया इन पेंटिंग्स को? मुराल्स। ये मुराल्स जो है ये कई केव्स में मिली हुई है। 2003 के अंदर क्या है कि जो नर्मदा के किनारे भीमबेटका स्थान पर केव्स हैं उसमें बहुत मुराल्स हैं स्टोनेज के। आपने पढ़े हैं सारे, घूमने जाओ तो देखना भीमबेटका स्थान। इसी प्रकार से क्या है कि बौद्धों की भीमबेटका जो है, जो आपको याद हो, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड, मिडल, मेजोलिथिक मिडल, और नियोलिथिक नया, ये 3 पीरियड अपने स्टोरेज में पड़े थे। तो पैलियोलिथिक पुराने टाइम को जो था, पत्थरों के जो औजार वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, बोरर वगैरह बनाए थे, उस समय की मुरल्स जो है केव्स में आदि मानव की है भीमबेटका। बौद्ध धर्म के जो मोनास्ट्रीज थी, केव्स खुदाई करके उसके अंदर जो रहते थे, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी चित्रकारियाँ या देवी देवताओं की मूर्तियाँ, भगवान बुद्ध के से संबंध, भगवान शिव से संबंध, हर गुफा में अलग अलग टाइप की इस तरह की मूर्तियाँ भी उकेरी गई, खोदी गई, बनाई गई। ये महाराष्ट्र में नासिक से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक ज्योतिर्लिंग आता है त्र्यंबकेश्वर। वही त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास ही 1 किलोमीटर पर अजंता एलोरा की गुफा है। अजंता अलग है तो वहाँ 29 केव्स है और एलोरा में 34 केव्स है। सारा दिन लग जाता है देखने में, आप देख कर आना। तो इस प्रकार से पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, मेट्रोलॉजी और ये आर्यभट्ट वाला वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका, ये चैप्टर है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो नाम है वो एग्जाम के अंदर कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। तो पूछ लेगा चरक और सुश्रुत संबंधित रहे मेडिसिन से, ज्योतिष से, आर्किटेक्चर से, आर्ट से, कोई भी पूछ लेगा। इसी प्रकार ये सूर्य सिद्धांतिका किसने लिखी? आर्यभट्टिकम का किताब का दूसरा नाम, बुक का दूसरा नाम क्या है? सूर्य सिद्धांतिका। ये सिद्धांत किसने दिया कि एक्सिस पर स्पिन कर रही है धरती और इसके कारण दिन और रात बनते हैं? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ABCD ऐसे पूछ लेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम ये इतना बड़ा साइंस की इतनी बड़ी बात बताई आर्यभट्ट, तो उसके दिमाग की उसका दिमाग इंटेलिजेंस से आगे तो कल्पना ही करनी पड़ेगी कितना बड़ा इंटेलिजेंस। ये पैदा कहाँ हुआ था? ये आज का जो पटना है, बिहार, पटना, यहाँ पटना को उसमें जब आर्यभट्ट था तो उसको पटना
का जो उसका नाम था कुसुमपुर, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कुसुमपुर नाम था पटना का। तो ये पटना में इतनी बड़ी विभूति पैदा हुई बिहार के अंदर। तो बिहारी कितने इंटेलिजेंट होते हैं, अपने को आर्यभट्ट दिया। लिटरेचर में जो लांगो चेरिन राजकुमार था, तमिल में लिखा, इसने लिटरेचर में धूम मचा दी। तमिल लिटरेचर का इसने एक प्रकार से पूरा डेवलपमेंट कर दी इलांगो ने, और इसको आज तक जो है लोग पढ़ते हैं। है कुछ भी नहीं इसमें, स्टोरी ऑफ एंकलेट है। एंकल होता है ना, पायजेब, जिसको पाजेब कहते हैं, इसमें स्टोरी ऑफ एंकलेट है। तो आपको पता है जो चोल राजा था, पहले हमने पढ़ा है, चोल, चेरा और मदुरई के अंदर लागान वगैरह ये। तो कारिकेला जो चोल राजा था, उसने अपनी राजधानी के अलावा एक शहर कावेरीपट्टनम बनाया था। कावेरीपट्टनम, वहाँ एक क्या है कि पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था कोवलन। सिल्लापट्टिकम करम की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। कोवलम और उनकी वाइफ का नाम था कन्नगी। इसकी वाइफ का नाम था कोवलन का मेल। कोवलन माधवी डांसर के चक्कर में आगे कन्नगी को छोड़ गया और कन्नगी को डेजर्ट कर गया और माधवी डांसर के पास रहने लगा और वहाँ लुट गया। ये डांसर वांसर है, इनका तो काम ये है नहीं कि एनीवे एनी हाउ बस पैसा ले लो। ठीक जो धन था वो लुट गया। लुटने पिटने के बाद में क्या है कि वापस कन्नगी के पास आता है। कन्नगी पतिव्रता है। कन्नगी इसको स्वीकार कर लेती है कि गलती की तूने, लेकिन मैं माफ़ करती हूँ। दोनों खुशी खुशी कहाँ रहने लग जाते हैं, कोवलन को छोड़कर मदुरई में राजी खुशी रहने लग जाते हैं। मदुरई आ जाते हैं और वहाँ राजी खुशी रहने लग जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद क्या होता है कि संकट आता है इस परिवार पर। जो राजा वहाँ का, मदुरई का राजा पांडे होगा, राजा था, उसने पुलिस को ऑर्डर दिया कि रानी की एक पायजेब एंकलेट एक गायब है, कौन चोर है उसको ढूंढ के लाया जाए। वो एक पायजेब का आरोपी जो है चोर, उस कोवलन को बता दिया गया और कोवलन को पुलिस पकड़ के ले गई और राजा ने ऑर्डर दिया कि ये चोर है और उसको किल कर दिया, फांसी दे दी। कन्नगी दरबार में आई। कन्नगी दरबार में आती है दूसरी एंकलेट लेकर और दिखाती है कि आपने ये एंकलेट रानी की थी ही नहीं, दूसरी एंकलेट तो मेरे पास है, रानी के पास तो थी नहीं। ये एक झूठा केस है। किंग के दरबार में वो उसने बड़े गुस्से से पैरवी की कि मेरे पति को गलत लटकाया गया। किंग ने क्या है कि विचार किया कि बात तो सही है, कोवलन को तो झूठी फांसी दे दी मैंने। गिल्टी फील किया किंग ने। उसी समय किंग ने क्या है सुसाइड कर लिया, ये कहते हुए कि मैं जिंदगी में, मेरी किंगशिप के अंदर क्या है, पहली बार मैंने अन्याय किया है जनता के साथ मैंने पहली बार जिंदगी में न्याय नहीं कर सका, जस्टिस नहीं दे सका, और उसने सुसाइड कर ली। इस तरह के किंग्स होते थे। आज के किंग्स, प्रधानमंत्री, एक भारत का प्रधानमंत्री हुआ वीपी सिंह,
पूरे के पूरे 100 स्टूडेंट्स अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल छिड़क छिड़क के सुसाइड करते रहे, लेकिन उस बंदे के जूं तक नहीं रहेगी कि और सुसाइड करो और सुसाइड करो। कहने का मतलब है गिल्टी फील करने वाला जो सिस्टम है वो आजकल शायद दिखाई नहीं देता नेताओं के अंदर, नेताओं की पर्सनैलिटी। और कन्नेगी ने तुरंत बाद कन्नेगी ने भी किया है कि अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया और पूरे मदुरई को श्राप दे दिया। पूरा मदुरई का जो बाजार है वो जलकर राख हो गया। ये स्टोरी तमिल भाषा में, तमिल भाषा का विकास हुआ इस स्टोरी से, और सिल्लापड्डी करम इस एपिक का नाम है। और लांगो ने, चेरियन राजकुमार था जो जैन, इसने इसको लिखा। इस प्रकार से अपना जो हिस्ट्री का जो लर्निंग था वो अपने आज ये लास्ट है, और कल एसएसटी में कोई नया सब्जेक्ट रखने को मिलेगा तब देखेंगे। तो हिस्ट्री के लिए ओके लर्निंग होनी चाहिए आपकी।